बच्चे कल की क्लास के अंदर हम देख रहे थे कि फिनॉल्स का जैसे के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे ये एसिड क्लोराइड है हमारे पास, एसिड क्लोराइड है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड तो हमें एस्टर की फॉर्मेशन होती है, लेकिन हमने यहाँ पे फोकस करना अभी, इस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसका रिवर्सिबल रिएक्शन होने का मतलब क्या है कि हमारे पास एसिड की फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगी और स्टेबल फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो फिर से क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो फिर से एसिड क्लोराइड और फिनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, बट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एसिड क्लोराइड वी यूज पिरिडीन। तो पिरिडीन यहाँ पे क्या करता है कि जैसे ही आप यहाँ पे पिरिडीन को डाल दोगे, पिरिडीन वहां से जो हमारा HCl है उसको साथ में रिएक्ट कर कर जाएगा, और हमारे पास जो यहाँ पे रिएक्शन रिवर्सिबल था अब वो परमानेंट हो जाएगा। तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास वही एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन इस बार वो रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, इस बार वो रिवर्सिबल नहीं है। तो पिरिडिन रिएक्ट इस तरीके से करेगा, ठीक है। यहाँ तक बच्चे कंटिन्यूटी में आ गए ना बच्चे, आप पता चल रहा है? यस सर। यस सर। ओके। हम यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं कि देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। तो ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। कई बार हम क्या करेंगे कि जैसे आपने ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग, ऐसे रिएक्शंस आपने 11th के अंदर स्टडी किए होंगे। तो जो रिएक्शंस हमारे पास, जैसे आगे हम करेंगे रिएक्शंस को, जैसे हमारे पास कंप्लीट हेलोजिनेशन हो जाती थी रिंग की, तो वहां पे उसको रोकने के लिए हम क्या करते थे, प्रोटेक्शन को यूज करते थे। तो प्रोटेक्शन के अंदर हम इसी एसिटाइल ग्रुप की यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हम इसी एसिटाइल ग्रुप का यूज करेंगे, ताकि हम जो हमारे पास रिंग होती है उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर सके। तो ये आगे आगे हम पॉइंट को स्टडी करते जाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा किस तरीके से हम प्रोटेक्शन करते हैं, वो भी एसिटाइल ग्रुप से। लेकिन अभी हमारे पास क्या पॉइंट है, अभी हम कर रहे हैं देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। तो इन रिएक्शन को, एसिटाइल ग्रुप क्या होगा बच्चे, हमारे पास ये हो जाएगा CH3। तो इस ग्रुप को हम ऐड कर रहे हैं। सो दीज रिएक्शंस आर these reactions are called acetylation। और किसी के नाम के साथ नहीं जुड़ी हुई है बच्चे, क्योंकि आपने आगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी आप स्टडी करोगे, तो वो नहीं, यहाँ पे असाइलेशन रिएक्शंस कह देंगे इनको, ठीक है बच्चे। ओके सर। ओके। उसके बाद आ जाता है बच्चे, हम इंपॉर्टेंट के अंदर इसको कर लेते हैं कि एसिड एनहाइड्राइड व्हेन रिएक्ट विद एसिड एनहाइड्राइड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है। एनहाइड्राइड और एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है बच्चे, CH3, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमने दो कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे, 2 मोल्स कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे, या 2 मॉलिक्यूल्स आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को डाल दिया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वो यहां से जाके कंबाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे OH OH थे, तो 2 OH के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, तो हमने इसको एनहाइड्राइड कह दिया, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड व्हेन रिएक्ट विद, ओके, व्हेन रिएक्ट with salicylic acid, when react with form aspirin। तो हम एक एंटी, मतलब कि अगर सिर दर्द वगैरह हो रही है तो हम इस मेडिसिन को काफी यूज करते थे, ठीक है। एस्प्रिन की फॉर्मेशन के अंदर ये काम आती है, ठीक है। तो अगर सैलिसाइलिक एसिड होता क्या है बच्चे, इसकी फॉर्मेशन भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है ये, ठीक है। तो सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है कि जब फिनॉल के साथ हमारे पास COOH जुड़ा होता है, ठीक है,
तो आप इसको, मैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता हूँ बच्चे। अगर कहीं एग्जाम के अंदर आता है तो एग्जाम के अंदर किस तरीके से लिखा होगा, उन्होंने इस तरीके से मेंशन किया होगा, यहाँ लिख के, और यहाँ पे ओ एच और सी ओ एच, ठीक है, यहाँ पे सी ओ ओ एच लिखा होगा। तो मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना बच्चे। और हमारे पास ये ग्रुप भी किस तरीके से लिखा होगा, कई बार ये ग्रुप भी कई बार हमारे पास किस तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट डाल के इसको इस तरीके से लिख देते हैं, सी H3, CH3, और हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 2, क्योंकि ये 2 लगे हुए हैं CH3 में, यहाँ से ये काट देता हूँ, और हमारे पास ये 2 लगे हुए हैं, और इसके पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O। नहीं, इस तरीके से नहीं मेंशन होता, ये कुछ और लिखा होता है। चलो, आप इसको बाद में आपको बता दूंगा मैं किस तरीके से लिखा होता है। 1 मिनट बच्चे। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास ओके क्या सर। होता है कि इसको एसिड एनहाइड्राइड को अगर हम यहाँ पे H प्लस कंडीशन के अंदर रखते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास सॉरी, क्या कर रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे तो एरोमेटिसिटी इसकी मेंटेन्ड रहेगी, यहाँ भी COOH आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक सैलिसाइलिक एसिड, एसिटिक सैलिसाइलिक एसिड, जिसका कॉमन नेम हम एस्प्रिन यूज करते हैं, ठीक है। काफी ये सिर दर्द के लिए मेडिसिन यूज होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बच्चे, यहाँ भी हमारे पास एसिटाइल ग्रुप ही ऐड हुआ है, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप ही ऐड हुआ है। और ऊपर हमने एक रिएक्शन मिस कर दिया बच्चे, ऊपर हमने एक रिएक्शन मिस कर दिया, वो भी लिख लो आप यहाँ पे, कि अगर हमारे पास फिनॉल होगी और इसका रिएक्शन हम OH के साथ करेंगे, और यहाँ पे हम फिर से एनहाइड्राइड को यूज करेंगे, तो एनहाइड्राइड के साथ होगा क्या, हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन होगा, इसको एसिडिक मीडियम के अंदर रख दो। एसिडिक मीडियम के अंदर जैसे ही आप रखोगे तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे हमारे पास एसिटाइल ग्रुप लग गया, और यहाँ पे हमारे पास CH3 COOH बन गया। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड बन गया और फिनाइल इथेनोएट बन गया, यहाँ पे फिनाइल इथेनो इथेनोएट, तो हमारे पास ये बन गया फिनाइल इथेनोएट। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, सिंपल ही है बच्चे, प्रेपरेशंस कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रेपरेशंस हैं। उसके बाद हमारे पास एक नाम का रिएक्शन आता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, एक हमारे पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन आता है जिसको हम कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं बच्चे, जैसे हमारे पास एडिशन के रिएक्शंस होते हैं, सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शंस होते हैं, एलिमिनेशन के रिएक्शंस होते हैं, उसी तरीके से रीअरेंजमेंट के रिएक्शंस होते हैं। तो आप इसके अंदर देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है कि इसके अंदर द एसिटाइल ग्रुप, जो एसिटाइल ग्रुप है वो खुद को रीअरेंज कर रहा है, रीअरेंज कर रहा है। तो होगा क्या बच्चे, आपके पास कोई भी एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, फिनाइल हमने यहाँ पे इथेनो एसिड, फिनाइल एसिटेट वगैरह ले लिया, तो हमारे पास क्या हो गया, ठीक है। तो इसको हम जैसे ही AlCl3 के साथ हीट करेंगे, AlCl3 के साथ
इसको आप हीट करोगे, तो हीट करने के बाद होगा क्या बच्चे, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास फिर से अल्कोहल सॉरी फिनॉल बन जाएगी, और साथ में हमें यहाँ पे आ, ये ग्रुप मिलेगा। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन पे भी मिलेगा, और ये हमारे पास क्या होगा, पैरा पोजीशन पे मिलेगा। तो हुआ क्या है बच्चे, हमारे पास यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गई है, रीअरेंजमेंट हो गई है। तो आप थोड़ा सा फोकस करो इसके ऊपर। तो यहां से क्या हो रहा है बच्चे, यहां से अगर AlCl3 यहाँ पे जुड़ रहा है, तो ये कंपाउंड जो है हमारे पास, ये खुद को रीअरेंज कर रहा है। देखो अब यही अपने आप को रीअरेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहां हमारे पास देखो, ये अपने आप को रीअरेंज करके यहां पे जुड़ रहा है, और यहां से जो H+ निकल रहा था, वो ऑक्सीजन के साथ यहां पे जुड़ रहा है। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन के साथ। समझ में आ रहा है ओके। बच्चे? यस ठीक है, सर। तो इनको हम क्या कहेंगे बच्चे, ये हमारे पास एक तो ऑर्थो बन जाएगा, हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये फ्राइज रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो भी कंपाउंड था, जैसे हमने AlCl3, और AlCl3 यहाँ पे किस तरीके का काम कर रहा है, लुईस एसिड का काम कर रहा है। AlCl3 एक तरीके का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, लेकिन न्यूट्रल स्पीसीज है। ठीक है बच्चे? ओके सर। ओके, फिर हम क्या करते हैं बच्चे, हमारे पास एक और आता है शॉर्टन बॉउमैन रिएक्शन, और ये हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है शायद। ठीक है, ये पहले भी स्टडी किया हुआ है, शॉर्टन बॉउमान रिएक्शन। ठीक है, तो शॉर्टन बॉउमान रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये नेमिंग रिएक्शंस को आप डिफरेंटली लिख लेना बच्चे एक पेज के ऊपर। ठीक है, इनका इनके इनके नेमिंग रिएक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप क्या लिखोगे, फिनॉल रिएक्ट्स विद बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous NaOH and give फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। तो यहां पे आपको फिनाइल बेंजोएट देखने को मिलेगी। तो आप देखो, फिनॉल को आपको किसके साथ ट्रीट करना था बच्चे, फिनॉल को आपको ट्रीट करना है अब एक्वस जो सॉरी बेंजोइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, एक्वस NaOH की प्रेजेंस के अंदर। तो फिनाइल बेंजोएट को आप किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको बच्चे C6H5 भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे Cl भी लिख सकते हैं। और दूसरा आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप बना लो, और कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड थी। तो बेंजाइल क्लोराइड का जैसे ही हमने यहाँ पे एक्वस NaOH के अंदर रिएक्शन करवाया, तो हमें मिलता क्या है बच्चे, हमें मिलता है फिर से वैसा ही कंपाउंड जिसके हम, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन होगा बच्चे, हम यहाँ पे अभी तक कौन से रिएक्शंस कर रहे हैं, यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, फिनॉल के अंदर जो हमने ये बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से इस टाइप का, लेकिन अब C6H5 जुड़ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास HCl निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, पहले हमारे पास एसीटेट ग्रुप आ रहा था, अब हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास बेंजोएट आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे फिनाइल बेंजोएट हो जाएगा। और इन कंपाउंड्स को भी हम क्या कहेंगे बच्चे, यहाँ पे ये दोनों जो बनाए हैं ये एक ही चीज है। ठीक है, इनको हम कहेंगे बेंजोइल। ठीक है, क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, अब हमारे पास
समझ में आया बच्चे ये रिएक्शन? यस सर। ओके। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। तो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी करेंगे। तो जैसे ही आप अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स जो होती हैं बच्चे, हमने अल्कोहल्स का रिएक्शन तो करवा ही रखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो अभी हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे चलो मेंशन कर देते हैं, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स व्हेन react with grignard reagent to form alkenes। एल्कीन्स कह रहा हूं, एल्केन्स। ठीक है। तो एल्केन्स की हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या बच्चे, हमने यहाँ पे C6H5 और OH ले लिया, ये हमारे पास फिनॉल था, जिसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है। वही मतलब निकलता है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर्स की फॉर्म के अंदर लिखना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे हमने CH3MgI ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड आ गया। तो ये हमारे पास क्या फॉर्म कर रहे थे, CH4। यहाँ पे हमारे पास क्या थी, एल्केन की फॉर्मेशन होगी। और दूसरी तरफ हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्रुप बना, C6H5 और आयोडाइड। ठीक है। तो इसको आप क्या कह सकते हो, फिनॉक्सी फिनॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन हुई, लेकिन हमें किस पे कंसंट्रेट करना है, वी हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन CH4। कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फिनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास एल्केन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे, इन ऑल द अबव रिएक्शन, क्योंकि एक टाइप के रिएक्शंस हम खत्म करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है। इन ऑल द अबव रिएक्शंस there is cleavage of OH। ठीक है। यहां पे इस बॉन्ड की क्लीवेज हो रही थी ऑफ फिनॉल। ठीक है। तो हम यहां पे अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हम इस बॉन्ड की क्लीवेज के ऊपर ही रिएक्शंस कर रहे थे। ठीक है। और इनको हमने किसके अंदर इंक्लूड किया था, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के अंदर। ठीक है बच्चे, इनको हमने यस सर। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के अंदर इंक्लूड किया था। फिर इसके बाद हमारे पास पॉइंट्स आते हैं बच्चे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों करेगी फिनॉल, उसके पीछे रीजन होता है बच्चे, उसके पीछे रीजन होता है कि उसके पास दो लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो मैंने आपको एक क्लास सेंड की थी बच्चे, जिसके अंदर मेटा डायरेक्टिंग डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में थी वो। ठीक है, मैंने आपको सेंड भी की थी। तो उसको आपने देखा होगा अगर, या मैं आपको एक बार रीसेंड कर दूंगा। ठीक है। तो आप उसको ओके देख लेना। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं बच्चे, आ, इनको हम कहेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग किस तरीके से रिएक्शन करेगी, और बेंजीन रिंग के रिएक्शंस किस तरीके से काम आएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है। और पे सब्स्टिट्यूशन हो गई, इनको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर काउंट करेंगे। तो बच्चे सब्स्टिट्यूशन आपके दिमाग में आएगा कि अगर बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो क्या हो रही है। तो बेंजीन रिंग के अंदर जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग के अंदर हाइड्रोजन, पहली बात तो यहाँ पे ये देखो,
बच्चे हमारे पास फिनॉल, तो फिनॉल के अंदर डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से थे, ठीक है, ओ एंड एच। लेकिन ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स प्रेजेंट थे, जिस कारण से हमारे पास क्या हो रहा था कि यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, एक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। तो अगर एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे रेड पेन से मार्क करता हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, फिर ये क्या कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज को इधर लेके जा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज को इस पे लेके आ रहे हैं। मैं एक ही स्ट्रक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव कर जाता है, फिर हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड होता है वो फिर से लोन पेयर की तरह आ जाता है। तो अब हमें देखने को मिलता है बच्चे कि यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस के अंदर ऑर्थो और पैरासाइट्स जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, जो नेगेटिव लविंग होंगे, जिनको नेगेटिव चार्ज पसंद होगा, वो क्या करेंगे, इनकी तरफ भागेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज्ड है वहां पे आके जुड़ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे कैसे? हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने कंपाउंड को फॉर्म कर लिया है, तो फिनॉल, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए बच्चे, ठीक है। फिनॉल यस। कैन शो रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा साइट्स, ठीक है, पैरासाइट्स। हमारे पास आप इसको पोजीशन भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे पैरासाइट लिख रहा हूं कि ये जो साइट्स होती हैं इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्यों बढ़ रही है? ड्यू टू इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ रिंग, ठीक है। रिंग की यहाँ पे एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो रिंग की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के पीछे कारण क्या था? बिकॉज ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन ऑफ फिनॉल ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चे कि OH जो जुड़ा हुआ है फिनॉल के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और उसकी पोजीशन कुछ ऐसी है क्योंकि वो कंजुगेशन के अंदर आ रहे हैं, लोन पेयर्स कंजुगेशन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये लोन पेयर्स कंजुगेशन के अंदर आ रहे हैं। कंजुगेटेड सिस्टम ये होता है बच्चे, अगर लोन पेयर एक जगह प्रेजेंट है और फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो उसको आप कंजुगेटेड सिस्टम कहते हो। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन के अंदर, मैं यहाँ पे ना स्टार करके लिख देता हूं, लोन पेयर इज इन कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है। कुछ टीचर इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हाँ ये सही है कि कंजुगेशन, कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर लोन पेयर है, तो लोन पेयर वहां से डीलोकलाइज हो पा रहा है, ठीक है, वहां से डीलोकलाइज हो पा रहा है, ठीक है। सर तो आपने इस बोला कारण, कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज डबल डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। हाँ बच्चे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जैसे आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर फॉर्म करते थे बच्चे, ठीक है। ओके सर। आपने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर फॉर्म किया, तो ग्रेफाइट को हम कहते थे कि नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो हमें टीचर्स ने स्टडी नहीं करवाया, ठीक है। आप भी अभी 12th के अंदर हो, तो हमें टीचर्स ने स्टडी नहीं करवाया सही तरीके से। होता तो ये टू यस। डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है बच्चे, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो आप देखो, अब हम एक को पकड़ते हैं यहां से, मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। और इस कार्बन के साथ भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है,
फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, देख रहे हो आप। यस सर। तो ये कंजुगेटेड सिस्टम बनता है। तो कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर क्यों बच्चे, अब ग्रेफाइट, आपने कहा कि ग्रेफाइट क्यों गुड कंडक्टर है, तो दैट इज द रीजन कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली डीलोकलाइज। तो वो कंजुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। पाई जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इजीली डीलोकलाइज होते हैं। तो इसी को आप देखो, यहाँ पे मैं बना रहा हूं ये 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 कुछ इसी तरीके से दिख रहा है ना आपको। ये एक यस कार्बन, सर। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पेंसिल ले रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सब जो है डबल बॉन्ड्स बना रहा हूँ कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर, सिंगल डबल, ठीक है। यस देखिए सर। बच्चे, पेंसिल के साथ मैंने मार्क किए। तो अब होता क्या है कि जैसे ही मैं ब्लैक पेन के साथ यहाँ पे पी ऑर्बिटल को फॉर्म करूंगा, यहाँ भी पी ऑर्बिटल होगा, यहाँ भी पी ऑर्बिटल होगा, यहाँ भी पी ऑर्बिटल होगा, यहाँ भी पी ऑर्बिटल होगा। तो ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है, आप देखो यहाँ हो रही है, इसके बीच में। यस सर। फिर इसके बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, इसके बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन अभी भी हमें पता नहीं चला कि ग्रेफाइट एज अ कंडक्टर क्यों एक्ट कर रहा था। तो अब हमारे पास होता क्या है बच्चे, कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज हो सकते थे, साइड वाइज ओवरलैप्ड थे, वो क्या करते हैं कि वो यहाँ भी शो करनी शुरू कर देते हैं और यहाँ भी मूवमेंट शो करनी शुरू कर देते हैं। कंजुगेटेड सिस्टम का ये फायदा होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं कि वो सिंगल बॉन्ड के अंदर भी रेजोनेट करते जाते हैं। और यही हमें बेंजीन रिंग के अंदर भी देखने को मिलता है। बेंजीन रिंग के अंदर भी क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम ही है एक तरीके का। यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली है। तो अब जो पाई बॉन्ड यहाँ पे होगा, ठीक है, और वो तो क्या कर रहा है कि साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होगा वो यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं कि ये इनके साथ भी ओवरलैपिंग कर जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ओके सर। ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं कि इसके चारों तरफ आपको डीलोकलाइजेशन देखने को मिलती है रिंग के, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ठीक है। अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन आपको एक डीलोकलाइजेशन देखने को मिलती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है। ओके जहां भी सर। अब यहाँ पे देखो आप, आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ लोन पेयर है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह ही तो काम कर रहे हैं वो। तो अब इसके पास क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि ये यहाँ से कंजुगेट करके इस तरीके से मूव करेंगे, रेजोनेंस का हिस्सा बन गए, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंजुगेटेड सिस्टम, ओके सर। ठीक है। नहीं तो अगर ये एक बॉन्ड भी आगे होते, ये लोन पेयर्स, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते। तो ये कंजुगेशन में नहीं आते, तो कंजुगेशन में नहीं आएंगे तो फिर हम इसको रेजोनेंस के अंदर नहीं लेके जाएंगे। आपने मेरे ख्याल से 11th के अंदर बच्चे एरोमेटिसिटी कंसेप्ट नहीं स्टडी किया। एरोमेटिक कंपाउंड्स एक टॉपिक होता है पूरा, कि किस यस किस सर। तरीके से एरो, हाँ वो पॉइंट नहीं कवर किया आपने। तो ये कंजुगेट सिस्टम, जब भी आपके पास बात होगी, अगर कोई कह रहा है कि कंजुगेटेड सिस्टम है, तो उसका, ये तो मैंने गलत बना दिया था। ये वैसे हम इस तरीके से नहीं बनाते, इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। मैंने सीधी बेंजीन के ऊपर ही आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो पॉइंट ये है बच्चे कि जो हमारे पास कंजुगेटेड सिस्टम है, एरोमेटिसिटी वाला कंसेप्ट आप एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है। एरोमेटिसिटी वाला ओके। कंसेप्ट आप स्टडी कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चे, हमारे पास ऑर्थो एंड जो पैरासाइट्स थी वो एक्टिव हो गई, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे रिएक्शंस को कवर करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन आता है बच्चे हेलोजिनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हेलोजिनेशन सब पहला रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं बच्चे, हम फिनॉल्स, जब भी फिनॉल्स when treated with chlorine and bromine
वाटर, ठीक है, हम ब्रोमीन वाटर के एक्वस कंडीशन की बात करेंगे, ठीक है। गिव पॉली गिव्स पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स, पॉली हेलोजिनेटेड, ठीक है। आप कह सकते हो कंपाउंड्स या सब्स्टिट्यूशन देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरासाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक रिएक्शन किया, तो हमें पता था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे OH है, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जिनको हमने सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन मेटा पोजीशन के हाइड्रोजन को कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेटा पोजीशन के हाइड्रोजन को कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हमने वाटर को यूज किया। तो अब बच्चे ये क्या होता है कि वाटर की प्रेजेंस के अंदर ये बहुत ही ज्यादा पोलैरिटी हो जाती है, जिस कारण से हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं, पॉलीहाइड्रेटेड कंपाउंड्स मिलते हैं। तो पॉलीहाइलोजिनेटेड क्या होंगे, मैं इस तरीके से बना देता हूँ। यहाँ पे आप रेजोनेंस को, रेजोनेंस मेंटेन रहेगी, इसकी एरोमेटिसिटी कहीं नहीं जाएगी रिंग की, ठीक है। OH, और यहां भी हमारे पास Br जुड़ जाएगी, यहां भी हमारे पास Br जुड़ जाएगी, और यहां भी हमारे पास ब्रोमीन जुड़ जाएगी। तो हमारे पास क्या हुआ बच्चे, हमारे पास 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बन गई, ठीक है, ट्राई ब्रोमो फिनॉल बन गई, यस। ठीक है। ओके। तो मैं यही बात कह रहा था बच्चे, जैसे अब रिएक्टिविटी ऑफ रिंग बहुत बढ़ गई, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ रिंग बहुत बढ़ गई, लेकिन इसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर वैसे कवर करेंगे कि अगर रिएक्टिविटी ऑफ रिंग बहुत ज्यादा बड़ी हो, तो जो हमने एसिटाइल ग्रुप पहले यूज किया था ना, जो एसिटाइलेशन, ठीक है, यस सर। अभी हमने आज की क्लास के अंदर ही कवर किया था। तो एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उससे क्या होता है कि ये जो लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट होता है ना, इसके पास प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या करते हैं कि इसको कंफ्यूज कर देते हैं हम लोन पेयर को। ये लोन पेयर अब इस तरफ को रेजोनेंस करे या ऊपर की तरफ जो ऑक्सीजन लगा है उसकी तरफ जाए, इसलिए ये कंफ्यूज हो जाता है। तो इसकी रिएक्टिविटी जो होती है, रिंग की एक्टिविटी जो होती है, उसको हम डिक्रीज कर देते हैं। जब भी रिंग की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, हम फटाफट क्या करते हैं, ये वैसे एनिलीन के अंदर हम कवर करते हैं, ठीक है, एनिलीन के अंदर कुछ इस तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ रिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी रिएक्टिविटी एक्टिविटी ऑफ रिंग डिक्रीज हो, तो हम उसी टाइम पे कोई भी चीज जोड़ देते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देते हैं रिंग के साथ, और वो एक ही पोजीशन पे जुड़े। क्योंकि अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ गए। तो हम यहाँ पे फिनॉल्स के केस के अंदर क्या करते हैं, फिनॉल्स के केस के अंदर बट फॉर मोनोहेलोजिनेशन, मोनोहेलोजिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू डिक्रीज we have to decrease the polarity polarity by using, जहां पे हम वाटर को यूज कर रहे थे जो कि पोलर था, अब यहां पे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को यूज करेंगे, बाय यूजिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे CCl4 को या हम यूज कर रहे थे, जैसे ही सोडियम ला रहे थे, तो पोलैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और रिएक्शन अनकंट्रोल रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 जो